नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार विजारनिया आधारशिला विद्यापीठ स्कूल अड़कसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज देखेंगे हम कक्षा 8 का व्याकरण का टॉपिक है वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर, वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्ण या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? मुंह से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। मुंह से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि वह छोटी से छोटी ध्वनि मुंह से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। हिंदी में वर्णों या अक्षरों की कुल संख्या 44 होती है। जैसे ए, आ, ई, उ, कै, टे, पै, ये, है आदि। तो इस प्रकार से इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 44 होती है। तो देखिए 44 कैसे? क, ख, ग, ए, आ, ई, ये होते हैं कुल स्वर। इनकी संख्या 11 है और उसके अलावा क, ख, ग, ग, ड वे स है तक होते हैं। तो इनकी कुल संख्या 44 होती है। अब देखिए, वर्ण या अक्षर हैं, इनके भी दो भेद होते हैं। वर्ण या अक्षरों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। इनके भी दो भेद बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर। तो आप इसमें लिखते हैं, वर्ण या अक्षर के दो भेद होते हैं। वर्ण या अक्षर के दो भेद होते हैं। अब वो दो भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है स्वर। पहला है स्वर। तो देखिए, स्वर के बारे में देखते हैं पहले। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में
के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। से स्वर कहते हैं। अब देखिए, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो देखिए स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इस प्रकार से इनकी कुल संख्या 11 होती है। तो हम लिख सकते हैं नीचे, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या ग्यारह होती है। ये रे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अन्य किसी स्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे स्वर कहते हैं। और वर्ण या अक्षर का दूसरा भेद है व्यंजन। दूसरा भेद है व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो देखो लिखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो अगर हम क का उच्चारण करते हैं तो क का उच्चारण होता है अर्धाक्षर क और ए। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोनों परिभाषाएं इसकी सही है, क्योंकि जैसे ये इस क का उच्चारण करते हैं तो इसमें अर्धाक्षर क और स्वर ए है इसमें, इसलिए ये क क्या है? व्यंजन है। ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं तो जैसे छ है, ये किन से मिलकर के बना है? अर्धाक्षर छ और ऐसे मिलकर के बना है छ।
अर्धाक्षर छ और ऐसे मिलकर के बना है छ। इसी प्रकार से अगर दूसरा और देखें तो पै किन से मिलकर के बना है? अर्धाक्षर पै और ऐसे मिलकर के बना है। और उदाहरण अगर हम देखें, ये है और किन से मिलकर के बना है? अर्धाक्षर ये और ऐसे मिलकर के बना है, इसलिए ये व्यंजन है। जबकि स्वर थे वो स्वतंत्र किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं, जैसे ए है, ए का उच्चारण करते हैं तो ए, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आ का उच्चारण करते हैं आ, कोई दूसरा वर्ण नहीं आता है। ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ इनका उच्चारण करते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। और इनका उच्चारण करते हैं तो दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं। अब हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? अभी हमने ऊपर देखा वर्ण या अक्षर की कुल संख्या होती है 44। तो 44 में से 11 क्या हो गए? स्वर। और शेष कितने बच गए? 33। तो व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। तो आप लिख सकते हैं हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। अब इनकी काउंटिंग करते हैं, 33 कौन कौन से होते हैं। क वर्ग में कितने व्यंजन वर्ण होते हैं या व्यंजन होते हैं? 5। च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। तो ये 5 तो वर्ग हो गए, कुल 5 वर्ग हो गए। एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, तो पचम 25। तो 25 तो ये हो गए। इसके अलावा ये रे ले व 4 ये हो गए, तो 25 और 4 29। और उसके बाद में से और है 29 और 4 33। तो इस प्रकार से व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। अब है व्यंजनों के भेद। तो देखिए व्यंजनों के भेद। तो सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। व्यंजनों के भेद में पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। तो देखिए व्यंजनों में से स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो पहले क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ड़। क ख ग घ ड़ क वर्ग में ये हो गए। इसके अलावा च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद में है त वर्ग, त, थ, द,
ध न, और फिर है पैवर्ग। पैवर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो इसमें हो गए पैवर्ग में पांचों। तो इस प्रकार से ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। ये जो चारों पांचों वर्ग में जो व्यंजन होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और उसके बाद में दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। और उसके बाद में उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। उष्म, तो उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? से, 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 है, ये उष्म व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजनों के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। फिर है संयुक्ताक्षर। तो देखिए संयुक्ताक्षर। अब देखिए संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा अभी क्षय, त्रय, गे, वो कहीं नहीं आई। क्षय, त्रय, गे और वो नहीं है ना, इसलिए वो क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर होते हैं। अब वो संयुक्ताक्षर कैसे होते हैं? देखिए उनको संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं और संयुक्त व्यंजन भी, संयुक्त वर्ण भी बोलते हैं। उनको संयुक्त वर्ण भी बोलते हैं। तो देखिए क्षय, क्षय। अब ये क्षय है, ये किन से मिलकर के बना है? इसमें आएगा अर्धाक्षर क और स। क्षय अर्धाक्षर क और स से मिलकर के बनता है क्षय। उसके बाद में त्रय, स, क्षय, त्रय। तो त्रय किन से मिलकर के बना है? अर्धाक्षर तय और रे, इनसे मिलकर के बनना है त्रय। अर्धाक्षर तय और रे से मिलकर के बनता है त्रय। और उसके बाद में है गे, ये किन से मिलकर के बना है? अर्धाक्षर जय और ये से मिलकर के बना है गे। अब इसको गे उच्चारण करते हैं, जबकि अगर इसके अनुसार अगर हम करें तो अर्धाक्षर जय और ये जे, इसके अनुसार इसका उच्चारण होता है जे होता है, जबकि इसको हम बोलते हैं गे, के से ज्ञानी। जबकि इसके अनुसार इसका उच्चारण करें तो होता है जे। तो ये होते हैं संयुक्ताक्षर। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थल। तो देखिए वर्णों का उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान, जो भी उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थल। तो देखिए इसमें एक पंक्ति लिखते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से भाषा को शुद्ध रूप से बोलने,
भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों का विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। तो जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान है, उनको जानना आवश्यक है। तो देखिए, अब देखते हैं, इसमें एक सारणी बनाएंगे और उसके माध्यम से देखेंगे कौन से वर्ण का उच्चारण स्थल क्या होता है। तो यहाँ एक तरफ आएंगे वर्ण, फिर उच्चारण स्थान, फिर है वर्ण ध्वनि का नाम, वर्ण ध्वनि का नाम, वर्ण ध्वनि का नाम। तो इस प्रकार से इनको देखना। तो देखिए, सबसे पहले ए आ कै वर्ग है और विसर्ग। ए आ कै वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थल होता है कंठ कोमल तालु, यानी कंठ होता है, समझ लीजिए। इनका उच्चारण स्थल होता है कंठ और इसकी वर्ण ध्वनि का नाम होता है कंठे। इनकी जो वर्ण ध्वनि है उनका नाम होता है कंठे ध्वनि और इनका उच्चारण स्थल होता है कंठ। फिर दूसरा है ई च वर्ग, ई च वर्ग ये और से, इनका उच्चारण स्थल होता है तालु। जैसे हम बोलते हैं च, छ, जय, झय, तो इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो ऊपर तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थल होता है तालु और उच्चारित ध्वनि है उसका नाम है तालव्य ध्वनि। तालव्य ध्वनि। और उसके बाद में आगे है कौन कौन से, जैसे टैवर्ग, टैवर्ग, री, रे, से। टैवर्ग, री, रे और से, टे, ठे, डे, इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो मुड़ करके हमारे तालु के आगे, और जो मुर्दा है दांतों के पीछे और तालु के बीच में जो मुर्दा है उसको स्पर्श करती है, इसलिए इनका जो उच्चारण स्थल है वो है मुर्दा। इनका उच्चारण स्थल है मूर्धा और उच्चारित ध्वनि का नाम है मूर्धन्य ध्वनि। उच्चारित ध्वनि है उसका नाम है मूर्धन्य। और
उसके बाद में आगे है तैवर्ग, तैवर्ग, लय और स। इनका उच्चारण स्थल होता है दंत और उच्चारित ध्वनि का नाम है दंते। उच्चारित ध्वनि है उसका नाम है दंते। फिर है तैवर्ग के अगला है पैवर्ग, पैवर्ग और पैवर्ग के साथ साथ ऊ, ऊ। तो इनका उच्चारण स्थल होता है ओष्ठ, ओष्ठ और उच्चारित ध्वनि है वो ओष्ठे। उच्चारित ध्वनि का नाम है ओष्ठे। और उसके बाद में नासिका वर्ण जैसे अंग। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है ना, वो नासिके वर्ण होता है। ये नासिके वर्ण होता है। तो उच्चारण स्थान होता है नासिका और उच्चारित ध्वनि का नाम होता है नासिके ध्वनि, नासिके। उसके बाद में है ए आई। तो ए और आई है, ये कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से इसका इनका उच्चारण होता है, इसलिए उच्चारण स्थल है कंठ तालु। उच्चारण स्थल होगा इनका कंठ तालु और उच्चारित ध्वनि होगी इनकी कंठ तालवे। ध्वनि होगी कंठ तालवे। और उसके बाद में है ओ, औ और औ। तो इनका उच्चारण स्थल होता है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। और उच्चारित ध्वनि है वो क्या होगी कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ। और फिर अंत में बचता है वय। वय का उच्चारण स्थल दंतोष्ठ होता है, दंत ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। और ध्वनि का नाम होता है दंतोष्ठ। ध्वनि का नाम होता है दंतोष्ठ। तो इस प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण स्थल इस प्रकार से होता है। तो प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थल है वो याद रखना आवश्यक है। तो जैसे आप देखिए इसको आसानी से याद रखें, जैसे ए आ, जो स्वर की अगर हम बात करें तो ए आ आएगा, और वर्ग व्यंजन की बात करें तो कैवर्ग आएगा। तो ए आ कैवर्ग के साथ में रहेगा। और फिर एक है और विसर्ग याद रख लेना, इनके कंठ होता है उच्चारण स्थल। ई और चैवर्ग, ये और से इसका उच्चारण तालु होता है। टैवर्ग री रे और से इनका उच्चारण स्थल मूर्धा होता है। तैवर्ग ल और से इनका उच्चारण स्थल दंत होता है। पैवर्ग उ और उ इनका जो उच्चारण स्थल औष्ठ होता है। और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है वो नासिके वर्ण होता है। इस बात का ध्यान रखना। एक अंग, अंग नासिके वर्ण होता है। और प्रत्येक जैसे अड़े ये अणे न और मैं, ये नासिके वर्ण होते हैं। ए ऐ इनका उच्चारण स्थल कंठ और तालु दोनों के मेल से होता है, इसलिए इनको बोलते हैं
कंठ तालु यानी कंठ तालव्य ध्वनि। ओ औ इनका उच्चारण स्थल कंठ ओष्ठ होता है, इसलिए इनको बोलते हैं कंठोष्ठे। और वह इनका उच्चारण स्थल दंतोष्ठ होता है, इसलिए इनको बोलते हैं दंतोष्ठे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखोगे, याद करोगे।